एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ जो है फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए गाइस उससे शुरू करते हैं। आई होप आपको ये जो फैन फिक्शन है वो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो शुरू करते हैं। लियो बिंगे जो है वो ओरिजिनली जो है शेन चिनच्यू को सोच रहा होता है कि अब शेन चिनच्यू उसे मारेगा, क्योंकि वो अपना सिर नीचे करके खड़ा होता है और वो कहता है जब जो हमारी यिंग यिंग होती है वो जब किडनैप हो जाती है, कहीं गुम हो जाती है, तब वो शेन चिनच्यू से कहता है यह मैटर सारे डिसिपल्स की गलती का है। अगर शिजुन चाहते हैं तो वो हमें पनिश कर सकते हैं। ये डिसिपल्स को कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। ये सिर्फ शांति चाहता है और चाहता है कि जो निनियन सिस्टर है उसे ढूंढ लिया जाए। शेन चिनच्यू उसकी तरफ दुख भरी नज़रों से देखता है कि ये कितना ओबिडेंट है। वो उसका सिर थपथपाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो इस नॉवल में फंसा हुआ था। वो कोल्डली उसे कहता है प्लीज़ यहाँ आओ और मुझे वहाँ लेके चलो जहाँ पर वो डिसअपेयर हुई थी। लियो बिंगे और निन यिंगिंग जो है वो मार्केट के एक तरफ जो है वो लोस्ट हुई थी, जहाँ पर बहुत सारे लोग चल फिर रहे थे। शेन चिनच्यू खड़ा होता है और वहाँ जाता है। वो अपनी आंखें क्लोज करता है, उसे इविल एनर्जी का ट्रेस मिलता है। वो वहाँ जाता है और फॉलो करता है। वो एकदम से इविल एनर्जी के पास चला जाता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो वहाँ देखता है एक रॉक शॉप होती है। शेन चिनच्यू का मुंह बन जाता है कि क्या मर्डरर इस शॉप के अंदर है। वो इस शॉप के अंदर एंटर करने वाला होता है। वहाँ पे बहुत सारे जो है धागे बंधे हुए थे, जो कि इविल एनर्जी को तोड़ने के लिए और कम्प्लीटली जो है वैनिश करने के लिए होते हैं। वो मन में सोचता है कि क्या जो मर्डरर है वो यहाँ पर छुपा होगा इस शॉप के अंदर, और वो यहाँ इससे पहले हो सकता है आया हो। जब वो एंटर कर रहा होता है शॉप के अंदर, क्या वो मर्डरर एक वुमेन है? शेन चिनच्यू अपने मन ही मन ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। उसे एक सॉर्ट ऑफ मिशन मिल चुका होता है जो कि उसके बिना ही असाइन कर दिया गया था। क्या वो एबल था ओरिजिनल वर्क के अकॉर्डिंग अपने दिमाग को यूज़ करने में? सीरियसली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं था जितना कि ओरिजिनल शेन चिनच्यू होता है। कहीं ना कहीं शेन चिनच्यू जो है डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ा करता था जब अपनी रियल लाइफ में था, और उसी डिटेक्टिव नॉवेल्स के बलबूते पर उसने अपने पास्ट में ये सारी नॉवेल्स जो पढ़ी हुई थी, तब उसे थोड़ी बहुत नॉलेज थी कि वो कैसे किसी को ट्रेस कर सकता है। तभी उसे सिस्टम का एक अलार्म बजता है जो कहता है उससे कि अगर आप इजी मोड को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपके 100 पॉइंट आपको पे करने होंगे। शेन चिनच्यू सोचता है कि क्या इजी मोड को पे करना इतना इजी है, मतलब क्या ये जल्दी स्टेज नहीं होगी? शायद इन्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। वो मन में सोचता है ठीक है एक्टिवेट कर दो, और वो अपना फोकस जो है वो येस बटन पर करता है, जिससे वो येस बटन ग्रीन में हो जाता है। चेंज 3 सेकंड के अंदर अंदर जो है उन लोगों को मतलब जो इजी मोड होता है वो ऑन हो जाता है। और वो सोचता है कि इस तरह की स्ट्रॉन्ग इविल एनर्जी कहाँ से आ रही है। वो जैसे ही देखता है वो कहीं ना कहीं मतलब अफ्रेड था कि उसका टारगेट अगर नहीं मिला तो क्या होगा, और इजी मोड जो है उसे अभी बुली नहीं करेगा। शेन चिनच्यू जो है वो अशेम नहीं था इस तरह के इजी मोड यूज़ करने में, क्योंकि वो रियल शेन चिनच्यू तो नहीं था, और वो धीरे धीरे इविल एनर्जी को जो है ट्रेस करना चाहता था। और 500 स्टेप लेने के बाद उसे एक ऐसा पाथ मिलता है सिटी एरिया में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कबाड़ जगह थी, बिल्कुल अबेंडेंड जगह थी। और वो घर जो था वो डेजर्टेड हाउस था, मतलब वो पूरा खंडर बन चुका था। और वो मन में सोचता है क्या वो सच में यहाँ हो गई, मतलब यिंगिंग जो है वो यहाँ पे है। वो देखता है वहाँ पर बहुत ही पेल लैंटर्न, यानी कि बहुत ही पेल मतलब बिल्कुल जिनका कलर उतर चुका है वैसे लैंटर्न वहाँ पे थे। बहुत ही गंदी हालत थी वहाँ पे, सब कुछ टूट फूट रखा था, और सामने का गेट तो ऐसा था कि मतलब अभी टूट जाएगा। वो बिल्कुल हॉन्टेड हाउस लग रहा था, और तुम डिनाई नहीं कर सकते थे ये सब देख के, मतलब वो इतना बेकार छज्जर जगह थी। शेन चिनच्यू जो है एडजस्ट करता है अपने एक्सप्रेशन को और चुपचाप लियो भिंगे को फॉलो करने लगता है। वो बोलता है जब हम चेन स्टेट वापस जाएंगे तो
तुम चेन स्टेट जब वापस जाओगे तो कांटेक्ट करना मिंग फैन से, और वहाँ पर जितने भी हमारे सूत्रास हैं या बाकी के जितने भी डिसिपल्स हैं उन्हें साथ लेकर आ जाना। लियो बिंगे अपना मुंह खोलने ही वाला था रिप्लाई करने के लिए कि तभी उसकी एकदम से आंखें सिकुड़ने लगती हैं, और शेन चिंचू स्ट्रेट जैसे ही वहाँ घूरने लगता है तभी के तभी उन्हें पता ही नहीं होता कि वो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। एक ज़ोरदार विंड आती है और वो फ्रंट गेट को एकदम से ज़ोर से, मतलब एक थप्पड़ की तरह जाके लगती है। तभी आवाज़ आती है, शिजुन शिजुन जल्दी उठो। शेन चिंचू जैसे ही उठता है वो देखता है उठने के बाद कि लियो बिंगे जो है वहाँ पर अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा था और वो उसके ऑपोजिट साइड में बंधा हुआ था, और वो इससे पहले कुछ देख पाता। वो देखते हैं कि वहाँ पर शेन चिंचू सो रहा था। शेन चिंचू को देखकर सारे बोलते हैं कि मास्टर आप उठ गए। लियो बिंगे जो है वो रिलीफ की सांस लेता है और उसकी आइज़ जो है वो खुशी के मारे झूम उठती हैं। वो अपने शिजुन को बार बार बुला रहा होता है। निन यिंग भी उसके साइड में, शिजुन के साइड में बंधी हुई होती है और उसका रोने वाला फेस होता है, और वो कहती है शिजुन। शेन चिंचू को उस वक्त एकदम अजीब सा फीलिंग हो रही होती है। उसे नहीं पता था वो इस वक्त क्या बोले, और वो इस वक्त सिर्फ डेमन के बारे में सोच रहा था कि उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसका मूड भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा था। ये जो इजी मूड था ये इतना इजी नहीं था, मतलब कनेक्ट होने में। वो मिनी बॉस हुआ करता था, मतलब उसकी एक रेपुटेशन थी, और आज वो किस हालत में यहाँ पर बंधा हुआ है। और वो बुरी बात तो ये थी कि चिंग चिंग पिंग के लॉर्ड, जो कि मिनी बॉस कहा जाते थे, वो अपने डिसिपल्स के सामने ही इस तरह से नॉकडाउन हो गए, मतलब कि बेहोश हो गए। और जैसे ही वो उठता है सिस्टम तो एक नंबर का हार्श होता है, मतलब सिस्टम से बड़ा डीमन तो कौन होगा। वो उसके ऑलरेडी 50 पॉइंट्स डिडक्ट कर देता है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी वो रेपुटेशन थी ना माचो वाली, वो कंटिन्यू नहीं रखी थी। अर्लियर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसने 100 पॉइंट्स वैसे ही इजी मोड के लिए पे किए थे, और पलक झपकते ही 50 पॉइंट और माइनस हो गए। उसका दिल तो इतनी बुरी तरह से दुख रहा होता है ना, क्योंकि अगर 0 पॉइंट चले गए ना तो वो इस सिस्टम में भी मारा जाएगा, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी मरा हुआ है। ओरिजिनल शेन चिंचू की स्ट्रेंथ तो इतनी अच्छी थी ना किसी डीमन से डील करने में। वो ना चुटकी बजा के किसी मुर्गे को मारना उसके लिए, या किसी चूजे को मारना चुटकी बजाने वाला काम होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसे इतनी शर्म आ रही थी कि इससे तो चूजा भी नहीं मर रहा, ये कैसे मैनेज करेगा, मतलब इतने बड़े बंदे की जो ओहदा उसे मिला हुआ था। और वो जल्दी से जल्दी कुछ सोचता है कि इससे पहले उसका मूड और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। उसे कुछ अजीब सा लग रहा होता है अपनी बॉडी पे, और ठंड सा एहसास होता है और थोड़ा सा पेन हो रहा होता है। जैसे ही वो अपना सिर नीचे झुकाता है वो एकदम से मुंह से निकालता है फक, और वो देखता है कि उस बेचारे के कपड़े गायब है। और हालांकि उसके सारे कपड़े गायब नहीं होते गाइस, उसके जो है फ्रंट के जो रोब होते हैं, मतलब अपर बॉडी का जो कपड़े होते हैं, यानी कि उसकी चेस्ट बिल्कुल नंगी होती है। ये देख के ना उसे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि किसी भी मास्टर के लिए ये ना शर्मिंदगी से भरी हुई चीज़ थी कि उसके कपड़े उतार दिए गए हैं। ये अच्छा हो या बुरा हो, ये स्टिल एक इम्पॉर्टेंट था एक मास्टर के लिए कि उसकी ऊपर बॉडी के कपड़े फाड़ दिए गए। मतलब ये एक इंसल्ट जैसा था। उसके 2 रेड फ्रूट्स तो बेचारे के चमक रहे थे, और उसने सिर्फ पैंट्स पहने हुए थे और वाइट बूट्स पहने हुए थे। उसके कहीं ना कहीं वो लिम्स होते हैं ना, हाथ पैर, वो दिख रहे थे, और वो कहीं ना कहीं मतलब ग्राउंड पे ऐसा पड़ा हुआ था। उसकी इमेज तो बिल्कुल तार तार हो गई थी। उसकी टेंडर स्किन जो थी वो बिल्कुल प्रीटी बॉय जैसी लग रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे से बच्चे का रेप करके बेडरूम में रख दिया हो या रेप होने वाला हो। कितना भी सिस्टम उसके ये पॉइंट्स डिडक्ट कर ले, लेकिन उसके लिए लिटरली ये एक शेमफुल बात थी, और वही चीज़ उसे पच ही नहीं रही थी कि यार मेरे सामने मेरे 2 डिसिपल्स बैठे हैं और मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। शेन चिंचू का फेस जो था वो बहुत ही ज़्यादा लाल पीला हो गया था। मतलब उसका मन कर रहा था कि मैं एक गड्ढा खोदूँ और ना खुद को वहाँ पे कैद कर लूँ, भाई उस गड्ढे में डूब जाऊँ, मैं उस गड्ढे में खुद को बंद कर लूँ। और उसे नहीं जानना था कि उसकी स्वॉर्ड कहाँ है। और तभी की तभी लियो बिंगे उसकी तरफ देखता है और उसे थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है। वो कहीं ना कहीं सोच रहा था कि उसने शेन चिंचू को इस तरह की ऑकवर्ड पोजीशन में कभी नहीं देखा, और ये सच में उसका मन कर रहा था कि वो इस बंदे से रिवेंज ले।
उसे ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर में ना वो बहुत बार पिटने वाला है। निन यिंगिंग तभी रोते रोते कहती है, शिजुन आप फाइनली उठ गए। यिंगिंग बहुत ज़्यादा स्केर्ड है, डरी हुई है। तभी शेनचिनचू सोचता है, स्केर्ड? सच में? अगर तुम स्केर्ड होती तो इस तरह से यहाँ भाग नहीं रही होती लिटिल सिस्टर। लेकिन वो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता था। इस टाइम पे एकदम से एक बहुत ही अजीबो गरीब सी हंसी उनके पीछे से आने लगती है। वो एक काले रंग का परछाई होती है जो कि इधर से उधर भाग रही थी। तभी वो कहती है, चैंगचिंग माउंटेन सेक्ट बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा माउंटेन सेक्ट काउंट होता है और वो सबसे ग्रेट है। लेकिन ऐसा दिखता है कि वर्ल्ड के नंबर 1 बिग सेक्ट के चैंगचिंग माउंटेन सेक्ट के जो स्टैंडर्ड है वो तो बहुत ही बेकार है और यहाँ पर तो जो डीमन रेल्म है वो ही कोने कोने से उठता जा रहा है। और एकदम से उन्हें एक हंसी सुनाई देती है। तभी दूसरे पर्सन का फेस जो है, हेड, वो कवर थे ब्लैक वेल के अंदर, यानी कि ब्लैक कलर के पर्दे के अंदर। पर्दा इन द सेंस घूंघट। वॉइस वहाँ पे करहरा रही होती है और वो वॉइस बहुत अजीब सी होती है। तभी शेनचिनचू बोलता है, स्किनर। तभी वो हंसते हुए कहती है, द फेमस शुया स्वर्ड जो है वो मेरे हाथ में है। मैं कितनी खुश हूँ। शेनचिनचू, शेनचिनचू, ओ प्लीज़ अपना सिर खोलो और गेस करो कौन हूँ मैं। तभी शेनचिनचू कहता है, इसमें गेस करने की क्या बात है। स्किनर मुंह बनाती है और शेनचिनचू कहता है, तुम तो बटरफ्लाई हो। स्किनर जो है वो देखती रह जाती है और वो कहती है, इम्पॉसिबल, तुमने कैसे गेस कर लिया। तभी शेनचिनचू जो है स्पीचलेस होता है। वो अंधा थोड़ी था यार, वो कैसे गेस ना करता। वो बॉडी शेप देखकर ही बता सकता था पहली चीज़ कि जो मेन होते हैं वो इतने ज़्यादा थिन नहीं होते और उसने उसकी बॉडी को नोटिस किया था। और वो जब इस पर्सन को देखता है तो वो समझ जाता है उसकी वेस्ट कितनी स्मॉल थी। वो कोई वुमेन ही हो सकता था और उसके जो डेकोरेशन थी वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। आपको ऐसा लगता है कि उसने ये सब चीज़ें चेन स्टेट में नहीं पढ़ी होगी, ऑल्दो वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा वुमेन्स को नहीं जानता था। वो एक ही नाम जानता था, वो था बटरफ्लाई। और ये इसके लिए गेस करना ऑफ कोर्स बहुत ही इजी था कि ये बटरफ्लाई है। उसे नहीं पता था कि औरों का नाम क्या है और वो और चीज़ें कैसे गेस करे। और उसने पहली ही बार में एकदम सही गेस किया था तो उसे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो रहा था। और वो अपना टेम्परामेंटल जानता था और इस भूत का भी। और वो जानता था कि ये जो मिस्टीरियस वेल है ये किसे डिनोट कर सकती है। लेकिन वो ये सारी चीज़ें किसी के भी सामने नहीं बोल सकता था क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही क्रूअल था। और जैसे ही अगर वो ये सब बोलता और शानू शेखी मारता तो सिस्टम उसके पॉइंट्स डिडक्ट कर लेता। तो वो कुछ भी नहीं बोलता है और वो इग्नोर करता है सारी चीज़ों को क्योंकि वो जानता था कि ये जो ओओसी प्लेटफॉर्म है ना, ये इसे जज करने के लिए बैठा है। तो वो बेचारा तो सांस भी गिन गिन के लेता था। तो ये कैसे ही बताता। और सीक्रेटली वो मन में सोचता है, फक। बटरफ्लाई जो कि रेदर देन स्किनर होती है वो क्विकली रीएडजस्ट करती है खुद को और वो मास्टर चेंस के बिलव्ड कॉन्कनबाइन जो होती है उसकी स्किन के अंदर होती है। उसके एक्सप्रेशन कंपेरेबली टेंडर थे और उसे एक स्माइल आती है उसके फेस पर और कहती है, नॉट बैड, ये मैं ही हूँ शेनचिनचू। इवन तुम अगर अपना सिर ध्यान से देखोगे तो तुम सोच पाओगे कि मैं कितनी सॉफ्ट, तुम सोच रहे होगे कि मैं कितनी सॉफ्ट या वीक वुमेन हूँ, है ना, है ना, है ना। शेनचिनचू स्ट्रेटन बैठता है, अपनी बॉडी को एकदम स्टिफ रखता है और एक अच्छे पोस्चर में बैठता है। और जो कि हर बॉस जो है उसका कन्फेशन का टाइम होता है तो वो इस तरह से ही थिक फेस लेके बैठा होता है। तभी बटरफ्लाई कहती है, तुम्हें इतने एंकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं, तुम कंटिन्यू कर सकते हो। और वो बोलती है कि जो स्किनर है वो अनट्रेसेबल है, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी हाई एबिलिटी है, बिकॉज हर टाइम वो जो है वो लोगों को मारता रहता है और नई स्किन में आता रहता है। और इस तरह की नई स्किन पहनना, वो भी उन वुमेन्स की, वो बहुत ही इमिटेटिंग उनका बिहेवियर दिखता है। मैं नोटिस कर सकती हूँ और मुझे कन्फ्यूजन भी नहीं होगी कि तुम मतलब मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन होने वाला है। शेनचिनचू कहता है, रॉन्ग। तो बटरफ्लाई कहती है, इसमें गलत क्या है। शेनचिनचू कहता है, जब भी तुम स्किन को स्विच करती हो और किसी को मारती हो, फॉर एग्जाम्पल अगर बटरफ्लाई उसे कहते हैं जो लोगों को मार के उनकी स्किन पहनता था, वो किसी को भी मारता है और दूसरे की स्किन पहनता है
तो तुम बटरफ्लाई बन जाती हो। बट फिर भी स्किन बॉडी जो है कुछ ना कुछ बच जाती है और तुम किसी की भी बॉडी पहन सकती हो, 1 या 2 बटरफ्लाईज की। तो वो खुद में सोचती है और वो रियलाइज़ करती है कि इस वर्ल्ड में लोगों का डीएनए जो है वो अलग है। वो एनालाइज करती है, किसी की भी स्किन वो उतार सकती है, लेकिन जो बॉडी मैस होता है फ्लैश का वो तो कहीं ना कहीं रह जाता है और वो डिफ़िकल्ट होता है फिगर आउट करना। बटरफ्लाई कहती है, ऐसा लगता है तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, नॉट बैड। मैं नेक्स्ट वुमेन की बॉडी जब यूज़ करूँगी तो मैं देखूँगी कि सब्स्टिट्यूट जो है प्रीवियस वुमेन की बॉडी से मैच करता है या नहीं। जैसे कि किलिंग बटरफ्लाई का जब टाइम आता है, मैं जो है शियांगर की स्किन को पहने हुए हूँ। एवरी टाइम वो बिलीव करती है शियांगर अभी भी अलाइव है। और जब मैंने बटरफ्लाई को मारा था तो बटरफ्लाई की बॉडी जो थी वो मुझे डिस्कस्ट करने लगी थी। मुझे शियांगर की बॉडी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो शियांगर की बॉडी जो है वो दूसरों के द्वारा फाउंड कर ली जाएगी। तभी ये सारी चीज़ें लियो बिंगस सुन रहा था। हम नेक्स्ट चीज़ को कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर में। गाइस, जो बटरफ्लाई होती है ना, मतलब किसी को मार के उसकी स्किन पहन लेना, और उसे बटरफ्लाईज कहा जाता है, जो कि लोगों की स्किन खींचकर अपने ऊपर पहन लेते हैं। और इस तरह के भूत ये सोचते थे कि दूसरों की स्किन पहनने से हम हमेशा जवान रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी, आपकी स्किन का एक टाइम होता है जब वो सड़ने गलने शुरू हो जाती है। तो उसे इसी तरह लोगों को किलिंग मतलब एक एक करके मारना पड़ता था, और जब इसकी ये वाली स्किन ख़राब होने लगती थी तो वो दूसरे इंसान को मार के उसकी ताज़ा स्किन पहन लेती थी। तो ये ब्रीफ रहा, मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।